आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत बेहतर दिशा में, सही दिशा में चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम के बारे में। ये क्या है, इसको जानने का, समझने का प्रयास करते हैं अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत। आवाज हो सकता है थोड़ी सी स्लो आ रही हो, तो आज मैनेज कर लीजिएगा। सबसे पहली बात, स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम है क्या, किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है या केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, यह जानने की जरूरत है। तो आपको बता दें, स्लम अपग्रेडेशन जो प्रोग्राम है ये उड़ीसा राज्य सरकार लेकर आई है और उड़ीसा राज्य सरकार का लक्ष्य है कि इसके माध्यम से उड़ीसा के अंतर्गत, उड़ीसा राज्य के अंतर्गत जो भी झुग्गियों बस्तियों में लोग रहते हैं, जो भी लोग स्लम में निवास करते हैं, 3 साल के अंदर अंदर उनको जो है पक्के मकान देना इस योजना का लक्ष्य है। मतलब उनको स्लम से हटाकर वास्तविक दुनिया में, जैसे कि आप जानते हैं कि मुख्य धारा में लाने का प्रयास उड़ीसा राज्य सरकार का है। तो स्लम अपग्रेडेशन जो प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत लगभग 3,000 झुग्गी बस्तियों को जो है मुख्य धारा में लाने का प्रयास उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और ये योजना अगले 3 वर्षों के लिए लागू की गई है। मतलब मैक्सिमम 3 वर्षों में, अधिकतम 3 वर्षों में 3,000 झुग्गी बस्तियों को जो है मुख्य धारा से जोड़ना है, उनको आवास उपलब्ध कराना है, उनको नल द्वारा जल उपलब्ध कराना है, उनको बिजली की सुविधा उपलब्ध करानी है, उनको पक्की सड़कें उपलब्ध करानी है, साथ साथ उनको उच्च गुणवत्ता की शिक्षा व्यवस्था भी उपलब्ध करानी है। तो ये उड़ीसा राज्य सरकार का लक्ष्य है, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग के तौर पर जब यह योजना अभी प्रारंभ की जा रही है, तो इसमें लक्ष्य रखा गया है कि प्राथमिक चरण में योजना के कम से कम 1,000 झुग्गी बस्तियों को जो है स्थानांतरित किया जाएगा। 1,000 झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को आवास उपलब्ध कराएंगे। तो स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि जो स्लम है, जो झुग्गियां बस्तियां हैं, उनको समाप्त करना। उड़ीसा राज्य सरकार के अंतर्गत, उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आने वाले 3 वर्षों में झुग्गियां देखने को आपको नहीं मिलेंगी। तो ये आपका हो गया स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम। अब बात आती है उड़ीसा की। जैसे ही बात आती है कि उड़ीसा राज्य सरकार ने कोई योजना चलाई है, कोई योजना प्रारंभ की है, तो उड़ीसा राज्य आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमारी परीक्षाओं के लिए यदि हम देखें तो उड़ीसा राज्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, भारत के सभी राज्यों में यदि हम देखें तो उड़ीसा राज्य एक ऐसा राज्य है जहां से प्रश्न प्रतिवर्ष किसी ना किसी रूप में पूछे जाते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट की दृष्टि से पूछे जाए, चाहे राज्य विशेष से पूछे जाए या अन्य संदर्भों में यहां से प्रश्न पूछे जाते रहे। अब उड़ीसा से संदर्भित क्या चीजें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है। तो नवीन पटनायक जी हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। आपको पता होगा कि जो नवीन पटनायक जी हैं, इनको अभी हाल ही में पेटा ने एक पुरस्कार दिया था और अभी जो यूपी का एग्जाम हुआ था उसमें स्पष्ट शब्दों में एक ही लाइन में पूछा गया था कि नवीन पटनायक को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो जो नवीन पटनायक को पुरस्कार दिया गया था उसका नाम था हीरो टू एनिमल अवार्ड। किसके द्वारा दिया गया था? पेटा इंडिया द्वारा दिया गया था नवीन पटनायक को, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और भुवनेश्वर के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगामी जो हॉकी विश्व कप होने वाला है, जो 15वां हॉकी विश्व कप होने वाला है, कब होगा? वर्ष 2023 में होगा। वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में खेला जाएगा, भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। यदि राज्य पूछे तो उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। उड़ीसा के राज्य के अंतर्गत 2 स्टेडियम हैं। इन्हीं 2 स्टेडियमों में हॉकी का विश्व कप होगा। पिछली बार का हॉकी विश्व कप भी भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में हुआ था। इस बार का जो विश्व कप है 2 स्टेडियमों में खेला जाएगा। पहला है कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर, दूसरा आपका है बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम। ये कहां पे पड़ता है? आपका राउरकेला में पड़ता है। तो आपसे एक लाइन में यह भी प्रश्न बन सकता है कि बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम किस राज्य में है, या स्थान देकर पूछा जा सकता है परीक्षा में कि किस स्थान पर आता है। क्योंकि आप जानते हैं हॉकी विश्व कप आयोजित होना अपने आप में बहुत बड़ी बात तो होती है। इसके बाद यदि हम देखें भारतीय हॉकी की यदि हम बात करें तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारतीय हॉकी जो हमारी है उसको प्रायोजित करने वाला जो संगठन है, जो राज्य है, वो है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा भारतीय हॉकी, चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों को प्रायोजित किया जा रहा है। जब आप हॉकी से जुड़े हुए खिलाड़ियों की टी शर्ट आप देखेंगे तो उड़ीसा टॉप में आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि उड़ीसा जो है वो भारतीय हॉकी को प्रायोजित कर रहा है। अब उड़ीसा की यदि हम बात करते हैं, उड़ीसा की हम बात कर रहे हैं, स्लम अपग्रेडेशन योजना के बारे में हमने देखा कि क्या लक्ष्य है राज्य सरकार का, किस प्रकार से इसको क्रियान्वित किया जाएगा, वो सारी चीजें हमने देख लिया। उड़ीसा किन संदर्भों में और महत्वपूर्ण हो जाता है? उड़ीसा में कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं,
कई सारी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। जैसे कि आपका आता है सिमरीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, तिकारापारा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी और सुंदरबेट्टा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दो राष्ट्रीय उद्यान सिमरीपाल और भीतरकनिका, ये आपको पता होना चाहिए। वन्य जीव अभ्यारण्य में तिकारपाड़ा, चिल्का और सुंदरबेट्टा, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही हम बात करते हैं चिल्का की, आपको एक चीज तुरंत याद आना चाहिए कि चिल्का नाम की एक झील भी है, चिल्का झील, और यह भी आपको इसी राज्य में देखने को मिलती है। और जब चिल्का झील की हम बात करते हैं तो चिल्का झील क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि चिल्का झील में डॉल्फिन की एक प्रजाति पाई जाती है जिसको आप बोलते हैं इरावदी डॉल्फिन। तो जो इरावदी डॉल्फिन है ये कहां पे पाई जाती है भारत में, सिर्फ और सिर्फ चिल्का झील में पाई जाती है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको समझना है कि जो इरावदी डॉल्फिन है, इरावदी से कुछ आपको याद आ रहा है तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि म्यांमार एक देश है, वहां पे एक नदी है जिसका नाम है इरावदी, और ये जो इरावदी नदी है उसी के नाम पर इस डॉल्फिन का नाम इरावदी डॉल्फिन पड़ा था। इरावदी की यदि हम बात करें डॉल्फिन की, ये दो प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं, एक को आप बोलते हैं इरावदी डॉल्फिन और दूसरे का नाम है स्नोफिल डॉल्फिन। तो स्नोफिल जो डॉल्फिन है ये इरावदी डॉल्फिन की ही एक प्रजाति है। इरावदी डॉल्फिन की वर्तमान समय में यदि संख्या के बारे में बात करें, जनसंख्या के बारे में बात करें, तो इरावदी जो डॉल्फिन है इसकी सबसे ज्यादा जो संख्या है, सबसे ज्यादा जो प्रजातियां हैं, ये वर्तमान समय में बांग्लादेश में पाई जाती हैं और बांग्लादेश में इसकी जो अनुमानित संख्या है वो लगभग 5000 है। इसके बाद यदि हम बात करें इरावदी डॉल्फिन की, तो सबसे ज्यादा इरावदी डॉल्फिन यदि वैश्विक प्रदेश पर कहीं पर देखें तो भूमध्य महासागर में पाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, भूमध्य सागर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और जैसे ही हमने देखा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, उड़ीसा से संदर्भित वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने देख लिया, तो तुरंत आपको एक चीज और याद आना चाहिए कि उड़ीसा में ही एक स्थान है जिसको बोलते हैं गाहिर माथा मैरीन सेंचुरी। और जो गाहिर माथा है, गाहिर माथा जो मैरीन सेंचुरी है, यहाँ पे एक प्रकार से देखें एक विश्व का सबसे बड़ा ओलिड रिडले जो कछुए की प्रजाति है उसका प्रजनन स्थल यदि कहीं पर है तो वो आपका गाहिर माथा मैरीन सेंचुरी है। अब यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि ये जो गाहिर माथा मैरीन सेंचुरी है ये किस नदी के मुहाने पर है, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। यदि नहीं आता है आप बताएंगे, मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि अक्सर मैं जब भी चर्चा करता हूँ उड़ीसा की, अक्सर आपकी बात यहाँ पे होती है कि किस नदी के मुहाने पर है। तो गाहिर माथा मैरीन सेंचुरी किस नदी के मुहाने पर है वो आप अवश्य बताइएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है इसके बारे में। अब यदि हम बात कर रहे हैं डॉल्फिन की, तो डॉल्फिन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारत में यदि हम देखें, अपने इस रीजन में देखें, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इस रीजन में देखें तो ज्यादातर मीठे पानी की डॉल्फिन आपको देखने को मिलती है। जैसे आप सिंधु नदी डॉल्फिन बोल लीजिए, गंगा नदी डॉल्फिन बोल लीजिए, और चीन जो देश है वहां पे एक डॉल्फिन की प्रजाति, मीठे पानी की डॉल्फिन की प्रजाति पाई जाती थी जिसका नाम था बेंजी। तो बेंजी जो थी ये चीन में पाई जाती थी, किस नदी में, यांगत्सी नदी है यहाँ पे चीन में, और उस नदी में पाई जाती थी बेंजी नामक। वर्तमान समय में ये विलुप्त हो गई है, इसके शिकार हुए और ये विलुप्त हो गई है। तो तीन ये जो मीठे पानी की डॉल्फिन है ये आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, गंगा नदी डॉल्फिन, क्योंकि जो गंगा नदी डॉल्फिन है जिसको आप बोलते हैं गांगेय डॉल्फिन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका वैज्ञानिक नाम है प्लैटनिस्का गैंगेटिका। प्लैटनिस्का गैंगेटिका गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है, यह आपको पता होना चाहिए। और गंगा नदी जो डॉल्फिन है इसको वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था भारत सरकार द्वारा। तो इसलिए गंगा नदी की जो डॉल्फिन है वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि हम बात करें कि राष्ट्रीय जलीय जो जीव है 2009 में घोषित किया गया था, तो गंगेय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, या आप बोल लीजिए गांगेय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है कब, 5 अक्टूबर को, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम देखें तो मीठे पानी की डॉल्फिन के बाद एक और डॉल्फिन की प्रजाति जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वो है हम्पबैक डॉल्फिन। हम्पबैक जो डॉल्फिन है ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र के समुद्री तटों पर देखने को मिलेगी। और ये जो रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग नामक दो जिले हैं महाराष्ट्र के, इनके समुद्री तटों पर आपको हम्पबैक नामक डॉल्फिन देखने को मिलती है।
और यदि बात करें कि हम्पबैक जो डॉल्फिन है ये अन्य किन स्थानों पर देखी जा सकती है, तो पूर्वी अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में देखी जा सकती है, कुछ तटीय क्षेत्रों में देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण पश्चिमी एशिया के तटीय क्षेत्रों पर देखी जा सकती है और ऑस्ट्रेलिया में भी देखी जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं दो फैक्ट के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। पहला, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये कहां पर स्थित है? भागलपुर में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। जहां पे डॉल्फिन को संरक्षित करने का, गंगा नदी डॉल्फिन को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। नाम है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये आपको देखने को मिलेगा भागलपुर में। दूसरा आपका है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है ये पटना में स्थापित किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि इतनी सारी चीजें आपको पता है तो निश्चित रूप से डॉल्फिन से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आपकी किसी भी परीक्षा में बनता है तो गलत नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं कि भाई हम तो पढ़ रहे थे स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम, स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम हम पढ़ रहे थे, हम आ गए डॉल्फिन पर। इसलिए आगे क्योंकि यहाँ पे लिंक करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया देश है और ऑस्ट्रेलिया देश में हजारों की संख्या में, लगभग 1100 से 1200 के आंकड़े आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो देश है वहां पे 1100 से 1200 की संख्या में जो व्हेल मछली होती थी उनकी मृत्यु हुई है। तो व्हेल मछली की मृत्यु होना डॉल्फिन को भी चर्चा का विषय बना देता है, क्योंकि डॉल्फिन की भी अक्सर मृत्यु होती रहती है शिकार के कारण, पर जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा आप देखते होंगे जल प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और गंगा नदी डॉल्फिन जो है इनकी संख्या कम होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो हमारी गंगा नदी है, इसमें जो पोल्यूशन है उसको बढ़ना, पोल्यूशन का बढ़ना निश्चित रूप से हानिकारक साबित हो रहा है और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो हमने यदि आज डॉल्फिन के बारे में जोड़कर देखा, हमने उड़ीसा से डॉल्फिन तक यदि हम पहुंचे और वो भी विशेषकर पटना तक पहुंचे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर तक, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो व्हेल मछली की मृत्यु हुई है ऑस्ट्रेलिया में उसके कारण जो जलीय जीव हैं, विशेषकर जो जलीय जीव ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड सूची में है, जो आईयूसीएन की लुप्त प्राय सूची में शामिल हैं, जो आईयूसीएन की जितनी भी सूचियां बनती हैं उसमें किसी में भी स्थान बना के रखती हैं तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने ओलिड रिडले कछुए की भी बात कर लिया क्योंकि ये भी सुभेद है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और इससे संबंधित जैसे आपकी सिंधु नदी डॉल्फिन है उसके बारे में भी हमने चर्चा किया। और आज आपसे एक मेरा सिंपल सा प्रश्न है, अभी तो हमने पूछा था कि गाहिर माथा मैरीन सेंचुरी किस नदी के मुहाने पर स्थित है, मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको बताना होगा कि कौन सा भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसने, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसने मीठे पानी की जो डॉल्फिन है उनमें से किसी एक, चाहे आप गंगा नदी डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन या आप बेंजी डॉल्फिन, किसी एक को राजकीय जलीय जीव घोषित किया है, उस राज्य का आप नाम बताएंगे और किस डॉल्फिन को घोषित किया है वो भी आप बताएंगे। ये दो प्रश्न मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहा हूं और निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब दें। यदि नहीं आता है तो आप बताएं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही जवाब दे दूंगा क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और पूछे जा सकते हैं। तो यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, आपका ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। धन्यवाद।